डिजिटल किसान के प्रायोजक है LIC, हर पल आपके साथ। किसान यानी देश का अन्नदाता। किसान जमीन में बीज बोता है और वो बीज फल फूल कर फसल के रूप में लहलाता है। इस बीज के कोपल बनने और कोपल का पका अनाज बनने से लेकर उसके बिकने और बिक्री से कमाई होने तक किसान का जीवन कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरता है। डिजिटाइजेशन के इस दौर में कृषि के हर पड़ाव पर किसान की मदद करता है हमारा ये खास प्रोग्राम डिजिटल किसान। नमस्कार, मैं रिंकी त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम डिजिटल किसान में। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान के 3 सेगमेंट्स हैं। पहला डिजिटल पाठशाला, जहां हम ऑनलाइन ऐप्स और उन्हें कैसे यूज करें इसकी बात करते हैं। दूसरा अर्थनीति, जिसमें बैंकिंग और ट्रेडिंग की बात होती है। तीसरा और आखिरी सेगमेंट सरकारी योजनाओं से लाभ, जिसमें किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, जिसका नाम है डिजिटल पाठशाला। डिजिटल पाठशाला में आज बात होगी IMPS, NEFT और RTGS की। अब ये क्या है, कैसे काम करते हैं और कहां इस्तेमाल होते हैं, इस सब के बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे एक्सपर्ट रवि सिंह जी, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान और हमारे स्टूडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। जैसा कि आज हमने दर्शकों को बताया है, हम बात करेंगे IMPS, RTGS, NEFT। तो सबसे पहला सवाल रवि जी आपसे यही कि क्या है ये IMPS? आज के डिजिटल युग में, डिजिटल दौर में लोगों को पेमेंट ट्रांसफर के लिए कई सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग UPI के थ्रू करते हैं, बहुत से लोग RTGS के थ्रू करते हैं, बैंक से NEFT के थ्रू करते हैं। उसी का एक सोर्स है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर। ये ऐसी सर्विस है जिससे कि आप जब दूसरी पार्टी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे, यानी कि जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे उनको तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका फायदा ये है कि बहुत से बिजनेसेस जब होते हैं तो उसमें इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। कई बार आप बैंक के पास नहीं जाते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं और ये सर्विस आप बैंक के थ्रू इजिली अचीव कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा, जो जिस तरीके से मोदी जी का आगे टारगेट है डिजिटलाइजेशन का, उसको पूरी तरह से ये इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर अचीव करता है। तो रवि जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि इमीडिएट पेमेंट कर तो सकते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई लिमिट तय की गई है? जी बिल्कुल, देखिए हर एक की लिमिट है। जैसे मेन जो है, जब भी आदमी पब्लिक को दूसरे को फंड ट्रांसफर के लिए जाता है तो उसको 3 तरीके से मैंने बताया कि करते हैं। पहला है कि आप RTGS के थ्रू करते हैं, NEFT के थ्रू करते हैं और IMPS के थ्रू करते हैं। अब अगर इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर के सर्विसेज को आप लेते हैं तो उसमें पहले बैंक ने कुछ महीने पहले उसकी लिमिट 2 लाख रुपए थी, लेकिन अब जिस हिसाब से ये बहुचर्चित हुआ है, लोगों को पसंद आया है, उसके बाद से बैंक ने इस सर्विस को इम्प्रूव करके 5 लाख रुपए पर डे का कर दिया है। यानी कि आपको अगर 5 लाख का ट्रांजेक्शन करना है तो आप ये सर्विस को अडॉप्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये 5 लाख की लिमिट जो है ये एक बार में आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूरे दिन की बात करूं तो कितने ट्रांजैक्शंस IMPS के थ्रू किए जा सकते हैं रवि जी? IMPS के थ्रू आप कितनी बार भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपके बैंक पे लिमिट के थ्रू आपका तय होता है कि आपको कितने ट्रांजेक्शन अलाउ है। बहुत से लोग अपने सेफ्टी के लिए ये ट्रांजेक्शन पे लिमिट तय कर देते हैं कि वो सिर्फ 1 दिन का ट्रांसफर करेंगे या 2 ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका फायदा भी है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपसे गलती हो जाए तो कम से कम आपका पैसा सिक्योर रहे। क्योंकि इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर जो ऑनलाइन के थ्रू होता है तो ये बैंक इसको बैंक के अंडर में आता है, तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है और इसीलिए ये इमीडिएट बेसिस पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो लेकिन इस लिमिट पे क्या कोई चार्ज भी लगता है? जी बिल्कुल, जब आप इस सर्विस का यूज कर रहे हैं तो आपका 10,000 के ट्रांसफर पे 2 रुपए और 10,000 से ऊपर यानी 50,000 तक के ट्रांसफर पे आपको 5 रुपए और फिर उसके ऊपर 7 रुपए। तो इस तरीके से आपके ये ट्रांसफर चार्जेस इमीडिएट
पेमेंट ट्रांसफर पे लगते हैं, तो आप इस बात का जब भी पेमेंट ट्रांसफर आप किसी को कर रहे हो तो इस बात की जानकारी जरूर रखें। IMPS में एक वॉलेट नंबर दिया जाता है, वो वॉलेट नंबर क्या है और उसका जो पिन है वो कैसे जनरेट किया जाता है? वॉलेट नंबर एक तरीके से एक डिजिटल नंबर दिया जाता है जो कि आप ऑनलाइन जब ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है और उस ट्रांजेक्शन को आप ले करके जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस वॉलेट के नंबर पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो इसका पिन है वो ऑनलाइन या फिर बैंक के थ्रू इसको जनरेट किया जाता है। हमारे दर्शकों को ये बताया कि एक अच्छा पिन, एक स्ट्रॉन्ग पिन बनाने के क्या कुछ वो कंडीशंस हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पिन आप बना पाए, क्योंकि अमूमन होता क्या है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, अपना कुछ ऐसे फोन नंबर डाल दिया तो वो सिक्योर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि पिन जनरेट करते समय पहली बात अपना नाम, दूसरा अपने बेटे का नाम या फिर अपनी वाइफ का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ, इनको जरूर अवॉइड रखें क्योंकि ये डेटा बहुत आसानी से आपका मिल जाता है। क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं तो बहुत से लोग फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आपकी निकाल सकते हैं। तो कोशिश करें, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे कोई पिन बनाना है तो मैं उसमें दो चीजों का ध्यान रखूंगा। एक, पहला, जो भी कोई भी आपको जगह पसंद हो या फिर कोई जो यूनिक वर्ड हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली में रहता हूँ तो मैं हो सकता है इस समय अपना दिल्ली अगर वर्ड रखता हूँ तो ये भी ध्यान रखूं कि उसमें @ और न्यूमेरिक नंबर जरूर डालिए। तो दो चीजें जरूरी है, एक कि आप नाम डालिए, दूसरा @ डालिए और साथ न्यूमेरिक नंबर, और कोशिश करिए कि हमेशा मिनिमम जो पिन की लिमिट है वो 8, आपसे सजेस्ट किया जाता है कि आप 8 अंकों तक अपना पिन रखें, तो कोशिश करें 8 अंकों का पिन आप इस तरीके से जनरेट करें। आपने बताया एक इमीडिएट पेमेंट है, बैंक टू बैंक होती है, अगर कभी ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो उस केस में क्या करना चाहिए और वो जो पैसा आपके अकाउंट से कट चुका है वो कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? देखिए, ये जरूरी है कि आप जब इस तरीके के ट्रांजैक्शन को कर रहे हो तो जनरली हम लोग ये सजेस्ट करते हैं या फिर आप इस रेगुलर प्रैक्टिस को रख सकते हैं कि जैसे अगर किसी को आप बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो तो पहले उसको आप ₹1 या ₹2 या ₹10 भेज के कंफर्म कर लीजिए कि हाँ वो उसको डिलीवर हो गया है, और उसके बाद फिर आप उसमें बड़ा ट्रांजैक्शन करिए। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोल रहा हूं जिससे कि आपका पैसा सेफ रहेगा, पहला। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कई बार अंकों को लिखते समय गड़बड़ी हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो इस मिस्टेक से बच सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है कि आपका पैसा गया, बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो आपका पैसा नहीं जा पाता, तो ऐसे केस में आपको पैसा 24 घंटे के अंदर रिफंड आ जाता है। लेकिन आप रिफंड का वेट तो करिए ही करिए, उसी समय आप कॉल सेंटर पे, यानी कि जिस बैंक का आप ट्रांजैक्शन जिसके थ्रू कर रहे हैं उसके कॉल सेंटर पे एक बार कॉल करके इंफॉर्मेशन जरूर ले लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो सिक्योरिटी भी आपको बरतनी है। अगर हम बात करें NEFT और RTGS की भी, तो तीनों में क्या कुछ डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, मैंने सबसे पहले बात की थी रेगुलेशन की, सेफ्टी की, क्योंकि आप जब पैसा किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये होता है कि पैसा किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। अब आप इस बात को समझें, पहला कि अगर आप IMPS को यूज कर रहे हैं तो वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है ऑनलाइन, और दूसरा आप जब NEFT करते हैं तो सेम वही फैक्टर होता है कि वो बैंक टू बैंक होता है। लेकिन आज के दौर में RTGS को सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि उसमें RBI इन्वॉल्व होता है और RBI उसको देखता है। तो इसीलिए हमेशा अगर सेफ पेमेंट करनी होती थी तो लोग हमेशा RTGS को यूज करते हैं, और यही मेन डिफरेंस है कि बैंक टू बैंक या बैंक से अदर बैंक में भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कौन पार्टी ट्रांसफर कर रही है। जब RTGS यूज करेंगे तो उसमें RBI का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसलिए उसमें सेफ्टी थोड़ी ज्यादा मानी जाती है। जी, साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने लिमिट की जब बात की थी IMPS में, आपने 5 लाख की लिमिट हमें बताई थी, क्या वो लिमिट दोनों में सेम है? RTGS और NEFT में भी उतनी ही लिमिट दी गई है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस को अगर आप यूज करते हैं, IMPS को यूज करते हैं तो आप 5 लाख तक कर सकते हैं। NEFT में कोई लिमिट नहीं है, साथ ही RTGS में भी आपकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप अपर कैप जो है वो आप ऑनलाइन चाहे तो आप कैप लगा सकते हैं। बैंक, प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक आपको सुविधा देते हैं, लेकिन आप जब बैंक के पास जाते हैं तब NEFT में लिमिट होती है कि आप 5 लाख तक का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो वो लिमिट आपके हाथ पे होती है। इसीलिए
NEFT और RTGS पे आपको कोई लिमिट नहीं मिलती, यानी आप जितना पैसा चाहें एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये एनिमी भी कहा जाता है और फ्रेंड भी कहा जाता है। और एनिमी इस मायने में क्योंकि साइबर क्राइम का हमें पता ही है कि काफ़ी खतरा बना रहता है जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ वो टिप्स देना चाहेंगे कि जब इस तरह की पेमेंट्स वो करते हैं तो क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि उनका खास तौर से वो ख्याल रखें? एक आम आदमी के नज़रिए से आपको बताऊं तो अगर आप मोबाइल ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो पहली बात है कि किसी के सामने कभी भी कोई ट्रांजैक्शन मत करिए, क्योंकि आपको कोई भी देख सकता है, आपके उसको अडॉप्ट कर सकता है, आपके आईडीज को हैक कर सकता है। दूसरा, आप जब कंप्यूटर या फिर आप किसी दूसरे के सिस्टम पे यूज करें तो हमेशा हिस्ट्री को क्लीन जरूर कर दें, क्योंकि आपके हिस्ट्री में कई बार पासवर्ड सेव हो जाते हैं। और तीसरा, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट कि जब भी आप वेबसाइट खोलें तो वहां पे 2 मोड होते हैं, एक होता है आपका ओपन मोड, एक होता है इंटेंगो मोड। तो आप कोशिश करें कि जब भी आपको कोई बैंक ट्रांजैक्शन करना हो तो आप इंटेंगो मोड में करें। इसका फायदा ये है कि वो प्राइवेसी मोड एक प्रोवाइड करता है गूगल, जिसको कि आप जल्दी से कोई दूसरा नहीं देख सकता। इन टिप्स का ध्यान रखते हुए आपको ये जो IMPS है, RTGS है, NEFT है, इनका इस्तेमाल करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी जानकारी हमारे एक्सपर्ट से आपको मिली है, आपके जितने भी डाउट्स थे या जितने भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे और आप इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में जरूर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे अगले सेगमेंट अर्थनीति में मुलाकात करते हैं, जहां आज बात होगी क्रेडिट कार्ड की। बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है DD किसान पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल किसान। हम आप पहुंचे अपने दूसरे सेगमेंट यानी अर्थनीति में। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट की ओर और जानते हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़ी वो तमाम बातें जिनका जानना आपके और हमारे दोनों के लिए बेहद जरूरी है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे सेगमेंट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड की। तो रवि जी, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या, वही हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट से ही मतलब है कि उधार लेना जी। और जो क्रेडिट कार्ड होता है वो बेसिकली आपको उधार प्रोवाइड करता है, यानी आपको एक तरीके से छोटा सा लोन प्रोवाइड करता है। तो जब आप क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो आपके सबसे पहले जो मन में आता है कि आप उधार पे ही अपना खर्चा चलाएंगे, अपना जो है वो उधार पे ही आप पैसा लेंगे और उसको चुकता करना जरूरी होता है। तो फिलहाल अगर क्रेडिट कार्ड की बात जब करते हैं तो ATM से एक खास डिस्टेंस होती है, एक दूरी होती है कि आपके ATM वो होता है जो आपके पैसे पे, जो आपके बैंक में पैसा होता है आप उसको यूज करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आप बैंक से एक्चुअली में आप उधार ले रहे हैं, उस पैसे का यूज कर रहे हैं और उसी को कार्ड क्रेडिट कार्ड कहते हैं। बैंक किस तरह के यूजर्स या कहें किस तरह के कस्टमर्स को ये कार्ड प्रोवाइड करते हैं? नॉर्मल शब्दों में पूछूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसी क्रेडिट कार्ड के लिए? बैंक अपने टारगेट को पूरा करने के लिए तो क्रेडिट कार्ड बहुत इजीली सभी को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्राइटेरिया अगर आप देखते हैं तो उसमें आता है कि आपके क्रेडिट स्कोर कितने हैं। अब क्रेडिट स्कोर की बारी आती है तो आपके 700 प्लस अगर क्रेडिट स्कोर होता है तो आपको बहुत बैंक इजीली क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है। दूसरा, आप
अगर कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी स्लिप है, तो आपको उसके बेसिस पे क्रेडिट कार्ड इशू होता है। तीसरा, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास ITR होगा, यानी कि आप जो रिटर्न सरकार को फाइल करते हैं उस रिटर्न के बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड इशू होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 18 साल से ऊपर जो भी आदमी है वो क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। क्रेडिट कार्ड जब हम लेते हैं तो आपने ये तो बताया कि एक उधार का जरिया है वो बैंक के थ्रू, लेकिन क्या कुछ सर्विसेज इसके थ्रू हमें प्रोवाइड की जाती हैं बैंक को? आज के समय में क्रेडिट कार्ड से बहुत से डिस्काउंट भी मिलते, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। एक तरीके से मैं ये कहूं, अब सुविधाओं की बात करें उससे पहले जरूरी है कि आपको क्रेडिट कार्ड जब बनवाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होती है। तो मैं पहले डॉक्यूमेंट बता देता हूं जिससे कि इजिली आपको समझ में आ जाए। क्रेडिट कार्ड के लिए जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं या फिर आप कोई KYC को कंप्लीट करते हैं। KYC का मतलब होता है कि आप जो एड्रेस प्रूफ आप देते हैं और साथ ही ITR का प्रूफ देते हैं, सैलरी स्लिप दे सकते हैं और फोटो ID प्रूफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं। जैसे कि आप आधार कार्ड को आप देखते हैं तो वो आधार कार्ड आपका ID प्रूफ में आता है, एड्रेस प्रूफ में आता है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए पहली ये जरूरत होती है। अब रही बात फायदे की, अगर मैं करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड से कोई चीज परचेज करते हैं तो चूंकि आजकल कॉर्पोरेट जगत है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो बहुत से ऑफर मिलते हैं कि आपको 10% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट, ये कंपनियां लुभाने के लिए करती हैं। और वो डिस्काउंट का अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बड़े फायदे आपको मिलते हैं। जी, किसी कस्टमर ने नया क्रेडिट कार्ड लिया, अब वो शुरुआत कैसे करे इसको यूज करने की? क्रेडिट कार्ड एक ATM कार्ड की तरीके से है। बस आपको क्रेडिट कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि आप उसकी स्टार की कंडीशंस को जरूर जाने। जो स्टार के बाद लिखा होता है कि कंडीशन अप्लीकेबल। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप ATM की तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको उसमें बैंक एक डेट देता है, बैंक के उस डेट तक अगर आप पैसा उसको वापस नहीं करते हैं तो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें तो बैंक का कौन सा डेट है, जिस डेट तक उसको पैसे वापस करने हैं, उस डेट को जरूर नोट करके रख लीजिए। आजकल मोबाइल यूज करते हैं, उस पर डेट डाल लीजिए, सबसे आसान तरीका है। दूसरा है कि क्रेडिट कार्ड की बहुत ज्यादा लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मत लीजिए, क्योंकि आप जितनी लिमिट का क्रेडिट कार्ड लेंगे, जितना यानी उधार पैसा आप ज्यादा ले सकते होंगे, उतना ज्यादा आप लिवरेज लेंगे। लिवरेज का मतलब है आप उतना ज्यादा आप खर्च करने की सोचेंगे। तो सही इस्तेमाल यही होता है कि जब तक जरूरत ना हो तब तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फायदे के साथ नुकसान भी हैं, और फायदा देखिए लेकिन नुकसान से भी बचने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे जो रीपेमेंट हम जब करते हैं, उसका भुगतान हम करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो वो किस माध्यम से किया जाता है? ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, कैसे किया जाता है वो? और यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी जो ड्यूरेशन पीरियड है वो कितना देता है बैंक हमें उस पेमेंट को करने के लिए? देखिए, ये बैंक टू बैंक डिपेंडेंट होता है, आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। बहुत से बैंक्स जो हैं वो आपको 3 महीने का भी देते हैं, 6 महीने का भी देते हैं, और बहुत से बैंक आपको 1 महीने का देते हैं। तो आप वो बैंक से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, पहला। दूसरा है कि जब आप इस तरीके की पेमेंट कर रहे हो तो आप पेमेंट मोड कोई भी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप चेक लगा सकते हैं। कैश डिपॉजिट आप 50,000 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जब भी बैंक का सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी वो डेट निकल जाती है तो बैंक आपको कितना चार्ज करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बैंक में आप जब आप फिक्स डिपॉजिट कराने जाते हैं, कंपैरिजन समझिए, तो आपको 6-6.5% का रिटर्न मिलता है। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफॉल्ट कर देते हैं तो साल का 32 से 35% आपको देना होता है। और ये पेमेंट किस स्लॉट पे डिपेंड करता है कि आपका 10,000 का पेमेंट है, 20,000 का पेमेंट है, उसके ऊपर 5%, 3% या फिर 10% तक चार्ज बैंक लगाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो आप पैसा अगर आप सही टाइम पे नहीं चुका रहे हैं तो आप अपनी जमा पूंजी को भी खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्रेडिट कार्ड से हम सामान ले सकते हैं, EMI की भी सुविधा यहाँ पर मिलती है इस कार्ड पर? देखिए, जैसे आज का जो डिजिटल दौर है और कंपनियों ने बैंकों से टाई अप कर रखे हैं, तो उसका फायदा बहुत है। एक कंज्यूमर अगर उस क्रेडिट कार्ड को सही से इस्तेमाल करे तो उसकी बहुत सी सुविधाएं भी हैं। अब जैसे सपोज करिए कि आप टीवी खरीदने जाते हैं, या फिर आप डेली मर्रा की चीजों में आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, या फिर आप रोजमर्रा में आप कुछ भी ऐसा जो जिसकी आपको जरूरत है उसको खरीदते हैं, तो जनरली आपको EMI का ऑप्शन आता है। और वो EMI का ऑप्शन बैंक और कंज्यूमर, क्योंकि दोनों
के फायदे के लिए है, तो बहुत सी कंपनीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे ही देती हैं। जी। तो उसका फायदा तो मिलता है, लेकिन तभी मिलता है जब आप सही टाइम पे पेमेंट कर दीजिए, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप अपने फाइनेंशियल को सही से मैनेज करें अगर आप क्रेडिट कार्ड इशू करा रहे हैं। अजय, यहाँ पर बैंक के साथ साथ NBFCs भी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं क्रेडिट कार्ड। दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? कंज्यूमर जो है, जो यूजर है, उसको कहाँ से लेना चाहिए? ये सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिपेंडेंट आपके जो क्रेडिट स्कोर है उस पर डिपेंड करता है। पहला, यानी कि अगर आप अच्छी कमाई करते हैं और आप सही टाइम पे पेमेंट करते हैं, तो आप चाहे आप बैंक से लीजिए या NBFC से लीजिए, आप निगोशिएशन जरूर रखिए। जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो रिटन डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप रिटन डॉक्यूमेंट उनसे लीजिए कि मेरे क्या क्या चार्जेस होंगे और कितनी मेरी लिमिट है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरीके की समस्याएं होती हैं। लेकिन दूसरा, आपका जो क्वेश्चन था कि बैंक से लें या NBFC से लें, देखिए बैंक का एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट होता है, यानी कि उनका एक फिक्स्ड फीचर होता है जिसे कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन NBFC की तरफ पास जाते हैं तो उसमें कई ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप उनसे जो है वो नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और जनरली बैंक का सस्ता पड़ता है और NBFCs के क्रेडिट कार्ड थोड़े महंगे पड़ते हैं। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे रवि जी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड किस तरह से यूज किया जा सकता है। आज के डिजिटल दौर में क्रेडिट कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो वहां पर 14 डिजिट के नंबर होते हैं और CVV नंबर आपको उस पे मिलता है, जैसे आपको डेबिट कार्ड पे मिलता है। तो कोशिश करिए कि पहला उसका फोटो खींच के कभी भी अपने मोबाइल पे मत रखिए, क्योंकि कई बार हम व्हाट्सएप के थ्रू जब किसी को फोटो शेयर करते हैं या कुछ भी शेयर करते हैं तो गलती से आपका जो है वो क्रेडिट कार्ड डिटेल दूसरे के साथ शेयर हो सकती है। दूसरा, जब भी किसी वेबसाइट को आप यूज करें और उसमें ऑनलाइन का ऑप्शन आए तो हमेशा ये बात को जरूर चेक करें कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी बैंक के ट्रांजैक्शन के थ्रू ही हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को इनडायरेक्टली आप डिटेल दे रहे हैं, फिर आपका क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से कोई दूसरा इस्तेमाल कर सकता है। तो ऑनलाइन के समय में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ट्रांजैक्शन करते समय जब भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल दे रहे हो तो ये ध्यान रखें कि आप सही जगह पे दे रहे हो, यानी कि आप किसी इंडिविजुअल वेबसाइट को या फिर इंडिविजुअल आदमी को आप उसकी डिटेल ना दे रहे हो। इन केस, क्योंकि ऑनलाइन जमाना है, अगर सपोज करिए मोबाइल गुम हो जाए या फिर कार्ड ही गुम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में यूजर क्या करे? मोबाइल खो जाता है या फिर आपका कार्ड गिर जाता है, इमीडिएटली आपको तुरंत बैंक को कांटेक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर केयर पे। और नहीं तो अब बहुत से बैंकों ने ऑनलाइन सुविधाएं दे रखी हैं जिसे आप इंटरनेट यूज करके लॉगिन करके इमीडिएटली आप अपना कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा कार्ड गुम हो गया है और फिर मिल सकता है। तो आप कभी भी ऐसा हो तो बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं। क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड के लिए खास तौर से आप उसको टेम्परेरी स्टॉप कर दीजिए। टेम्परेरी स्टॉप करने का मतलब है कि आप उसको 24 घंटे के लिए इमीडिएट बंद कर रहे हैं, 24 घंटे के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। अगर 24 घंटे में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो आपके लिए अच्छा, अगर नहीं मिलता तो फिर आप उसको परमानेंट ब्लॉक के लिए दे सकते हैं। तो सुविधा मिली है तो सुविधा को आप सही से इस्तेमाल करें जिससे आपको परेशानी ना हो। क्रेडिट कार्ड है वो कितने तरह के होते हैं और क्या कुछ उनमें फैसिलिटीज क्या कुछ अलग अलग दी जाती है? देखिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपने बोला था ये उस पर डिपेंड होता है। बहुत से लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड डायमंड, प्लैटिनम और गोल्ड जैसे आपके ATM कार्ड आते हैं उस हिसाब से रिलीज करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, वो आपकी लिमिट के लिए, आपकी लिमिट का मतलब है आप जब भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इंटरनेशनल वाला ले रहे हैं या फिर आप सिर्फ इंडिया के ट्रांजैक्शंस आप करते हैं। इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं और वो इंटरनेशनल कभी ट्रेवल नहीं करते, और इस तरीके के क्रेडिट कार्ड को हमेशा अवॉइड करें। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है उस सर्विस को एक्टिवेट कराने की, क्योंकि उसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो जब क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उन्हीं रिक्वायरमेंट का क्रेडिट कार्ड आप लीजिए। तो आज हमने काफी अच्छी जानकारी ली है क्रेडिट कार्ड से जुड़ी, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमने पूछे बगैर रह गए हैं तो आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको अपने एक्सपर्ट से ही दिलाएंगे। और आप रवि जी हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
प्रोग्राम के अपने नेक्स्ट सेगमेंट यानी सरकारी योजनाओं से लाभ में जानेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिससे न सिर्फ देश में नए व्यवसायों यानी स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला, बल्कि इस योजना ने महिलाओं को भी व्यवसाय करने के कई सुनहरे अवसर प्रदान किए हैं। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट में। बिना देर किए जानते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। क्योंकि महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए ही है, इसीलिए इन्हीं तीनों समुदायों से जुड़े लोग ही ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऋण पाने की कुछ शर्तें हैं। एक तो उम्र कम से कम 18 साल हो। दूसरे, ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए ही दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में लगी महिलाएं, एससी और एसटी उद्यमी ही कर्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरे, इस बात का ध्यान रखना है कि गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण हिस्सेदारी एसटी या एससी या महिला उद्यमी के पास हो। और चौथे, ऋण लेने वाला व्यक्ति या महिला किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से दोषी करार न दिया गया हो। लोन कितना मिलना है, इसके लिए भी नियम है। बैंक कुल प्रोजेक्ट लागत का 85% लोन उपलब्ध कराएगा। अच्छी बात यह है कि ऋण सबसे कम ब्याज दरों पर होगा। 27 जनवरी 2022 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि इस योजना में अब तक 1,30,483 आवेदनों के लिए 29,392 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज दी गई तमाम जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि देश का हर एक नागरिक
डिजिटल साक्षर बने। हमारे किसान सिर्फ किसान नहीं बल्कि स्मार्ट और डिजिटल किसान बने। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि अब तक दी गई किसी भी जानकारी से जुड़ी अगर आपकी कोई शंका या कोई सवाल है जिसका जवाब आप हमारे एक्सपर्ट से चाहते हैं तो आपको बता दें कि महीने के आखिरी रविवार हम आपके सवालों को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके लिए आप हमें अपना सवाल वीडियो बनाकर मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। इसके साथ ही आप इस मेल पर हमें प्रोग्राम से जुड़े अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।